अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ठीक ठाक है और आपके लिए शो लेके हाजिर हो चुके हैं। मैं भी सोच रही थी कि अभी मंडे का मैंने शो किया था, मैंने कहा था कि कैसे संडे की रात से पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है कि अगले दिन मंडे है, और आज जुमेरात आ गया। वक्त बड़ लगा के गुजर रहा है। मुझे लगता है वक्त की या तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि तेज़ी से गुजर जाता है। वक्त पे एक बात जहन में आई, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई आपसे कोई काम कहता है और आप सिर्फ जो है वो शर्मा शर्मी में या सिर्फ इसलिए कि आगे वाला हर्ट ना हो जाए या फिर रिस्पेक्ट के लिए उसको हाँ कर देते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं कि मैंने क्यों हाँ कर दी, ना मेरे पास वक्त है, ना मेरे पास एनर्जी है, ना मेरे पास वसाइल है और मैं उनको हाँ करके बैठ गया हूँ। और ये हम सबका मसला है। ये शायद आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, तकरीबन तमाम लोगों के साथ होता है कि हम, क्योंकि बचपन से जब हम सुनते आ रहे हैं ना, बड़ों को ना नहीं कहते, टीचर को ना नहीं कहते, वो दादा अब्बू ने काम कहा है तो तुमने ना कैसे कहा, तो हमें हमेशा लगा कि ना कहना कोई बहुत ही बुरी बात है। या हमें शौक़ होता है हर एक के नज़रों में फ़ेवरेट बनने का कि मैं सबका फ़ेवरेट हो जाऊँ। जो नई नई बहुएँ आती हैं वो काम भी कहते हैं ना, पड़ी लकड़ी भी उठा लेती हैं, वो काम करती हैं जिनकी उनको करने की ज़रूरत नहीं होती, बाद में उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी तरह क्लास का वो अच्छा बच्चा जो टीचर का फेवरेट बनने के लिए कॉपीज़ उठा कर उनके पीछे घूम रहा है, डस्टर से बोर्ड साफ कर रहा है, जस्ट बिकॉज टू बी फेवरेट ऑफ एवरीवन। तो कभी कभी हम लोगों को खुश करने के लिए, कभी उनकी नज़रों में बेहतर मकाम हासिल करने के लिए, या फिर इसलिए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, हर्ट ना हो जाए, हम ना नहीं कह पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ना कह रहे होते हैं, आप अपने आप को ना तो नहीं कहते, आप अपने आप को ना जो है वो ना नफ़ी करके आप दूसरे को हाँ कहते। किस तरह? वक्त नहीं था, एनर्जी नहीं थी, वसाइल भी नहीं थे, मगर आपने हाँ कर दिया। अब आपने किसकी नफ़ी की? आपने अपनी ज़ात की नफ़ी की। और इसी वजह से कुछ अरसे के बाद हम पछताने लगते हैं, हम थकने लगते हैं और हम कभी कभी उस शख्स को अवॉइड करते हैं। करने वाला क्या काम है? आप लोगों को ना कहना सीखें कि सही से बाउंड्री कैसे ड्रॉ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे कोई काम कहा, अब बहुत पोलाइटली कह दें कि मैं क्या ये थोड़ी देर बात कर दूं, या ये मैं परसों कर दूं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। या फिर आप उसको सजेस्ट करें कि देखो मैं तो इस काम के लिए मौजूद नहीं हूँ, या शायद मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तुम किसी और से क्यों नहीं करवा लेते, मैं तुम्हें कोई बंदा अरेंज करके देता हूँ। या फिर ये कह दें आपके अभी जो है वो मेरी जो है मेरे अंदर उस तरह की, क्या कहते हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास एनर्जी नहीं है। देखिए, अगर आपने उस वक्त सही मौके पे सही अल्फाज का इंतखाब करके अगर ना उस वक्त कह देंगे ना, तो जिस रिश्ते को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो वाकई बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को आपका शायद वक्ती तौर पे बुरा लगे, लेकिन बाद में उसको एहसास हो कि यार जेन्युइन आदमी है, उसने अगर ना कही है तो कुछ सोच के ही ना किया होगा, ना क्या वो काम अपने सर पर ले लें और आपसे भी नहीं हो रहा, बाद में आपका रिश्ता भी ख़राब हो रहा। तो लोगों को ना कहना सीखिए, बदतमीज़ी से नहीं, रूडली नहीं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से, मोहब्बत से समझा के कुछ नहीं जाता। आप सबके फेवरेट रहेंगे उस वक्त नहीं, शायद थोड़ी देर बाद, और आपके रिश्ते भी बचे रहेंगे। अब हम चलते हैं राजिया के पास इस नोट पे, और राजिया के पास हैं कुछ दुनिया भर से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें, दिलचस्प मालूमात। तो हम राजिया के पास चलेंगे न्यूज़ रूम में और जानेंगे उनसे दुनिया भर में क्या हो रहा है, और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी शब साहिबा के किचन में। थैंक यू सो मच मावश। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प न्यूज़ पूरी दुनिया से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्टोरी के साथ। एडवेंचर के बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, और एडवेंचर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जो उसके करने के शौकीन हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी एडवेंचर करते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम ज़ेरे समंदर एडवेंचर की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। शार्क्स एंड वेल्स के साथ जाके अपनी वीडियोस पोस्ट करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग, अक्सर हम देखते भी हैं, हर साल के एडवेंचर करते हुए इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अपनी जान भी गंवा देते हैं, ज़ख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस हो रही है, जहां एक स्कूबा डाइवर स्कूबा डाइविंग करते हुए एक ऑक्टोपस के बहुत ही करीब पहुंच जाती हैं, और वो बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाती हैं और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती हैं। इस पोस्ट को अब तक 30 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और काफ़ी फेमस भी हो रही है पोस्ट। जबकि अगर इन डाइवर खातून की बात करें तो इनके पास बाकायदा स्कूबा डाइविंग के लाइसेंस भी हैं, और वैसे ये वाकई में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसा एडवेंचर करना चाहेंगे? और जब हम स्कूबा डाइविंग की बात कर ही रहे हैं तो हमारी अगली स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है, जो कि एक 13 साल बच्ची की है, जिसने स्कूबा डाइविंग में सिर्फ 3 मिनट के अंदर 38 करतब दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यकीनन अपनी उम्र के साथ तो ये एक हैरानकुन बात है। 13 साल में हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो तो शरारतें करने में मशगूल होते हैं, लेकिन अलास्का से ताल्लुक़ रखने वाली ये बच्ची फिशर के नाम से है, जिन्होंने सिर्फ 3 मिनट के अंदर 38 करतब दिखाए। और इनके अगर स्कूबा डाइविंग के सर्टिफिकेट्स की बात करें तो इनके पास 12
स्कूबा डाइविंग के सर्टिफिकेट्स है जो कि डिफरेंट 30 टाइप्स ऑफ स्कूबा डाइविंग के ऊपर हैं। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। क्या हो कि अगर आज सूरज गुरूब हो और फिर अगले साल तक तुलू ही ना हो। यकीनन आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है, बल्कि अलास्का में एक कस्बा है जहां सूरज जो है वो लास्ट 18 नवंबर को गुरूब हुआ था, लेकिन अब वो तुलू होगा 23 जनवरी को और इस दौरान वहां पे सिर्फ और सिर्फ रात का मंजर होगा। ये कस्बा जो है आर्कटिक सर्कल में वाक़ है और अगर इसकी आबादी की बात करें तो सिर्फ 4000 लोगों पर मुश्तमिल है इसकी आबादी। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर अब सूरज नहीं होगा तो हेल्थ के इश्यूज़ भी होंगे। यहाँ पर लोगों को अक्सर विटामिन डी की कमी के इश्यूज़ भी होते हैं और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और अगर इस आर्कटिक सर्कल में कस्बे की बात करें तो सर्दियों में तो बात की हमने कि यहाँ रात का मंजर होता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ दिन ही दिन होता है और आधी रात तक दिन ही रहता है यहाँ, है ना इंटरेस्टिंग बात। इसी के साथ ही आज की इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहीं तक थी। मैं आपसे कल मिलूंगी कुछ और नई दिलचस्प मालूमात के साथ। तब तक के लिए ओवर टू यू महावश। आफ्टर द ब्रेक आपने यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा हमारे उस सेगमेंट से। पता है दुनिया भर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमारा जो है हम ही सबसे अच्छे हैं, हमारे मुल्क में सब कुछ अच्छा है। जब आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, दुनिया को जानते हैं, तो आप एक ना सिर्फ आप अल्लाह ताला की जो खूबसूरत बनाई हुई दुनिया है उससे बहुत महजूज़ होते हैं और आपके दिल से निकलता है सुभान अल्लाह, बल्कि आप ये जानते हैं कि क्या कमाल लोग हैं, क्या कमाल चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। तो इट्स ऑलवेज़ गुड फॉर आवर लर्निंग। मैं मौजूद हूँ शेफ़ साइमा के किचन में और आज कुछ बहुत बड़ा सा पतीला रखा है। मैं इनसे जानती हूँ कि बन क्या रहा है। तो हमारे पीछे एक दो पकवान वाले हैं, बहुत ही अच्छा बीफ पुलाव है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं कहती हूँ कोई बोलेगा पुलाव तो कहूँगी ऐसा करते हैं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन देती हूँ। मैं भी आराम से बैठूंगी, आप भी आराम से। नहीं, वैसे मजाक कर रही हूँ। पुलाव की फ्रीक्वेंसी है क्योंकि हाँ मैं मिर्च तेज़ नहीं खाती तो मैं पुलाव पसंद करती हूँ। ज़्यादातर वैसे लोग बिरयानी भी पसंद कर रहे थे और पुलाव भी, लेकिन बिरयानी का तो एक अपना मकाम है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन पुलाव इज़ लाइटर ना, लाइटर भी होता है। और अगर आपके पास दावतों में 3-4 डिशेस हैं मसालेदार, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग पुलाव का ऑप्शन ज़रूर रखा करें, क्योंकि वो अच्छा भी लगता है, माइल्डर पर भी होता है, माइल्डर मसालों की वजह से। और बिरयानी जो है वो एक फुल मील है अगर देखा जाए। उसके साथ आपको कुछ भी और रखने की ज़रूरत नहीं है, एक आइटम रख लिया, सालन रख लें। और वो भी जब भी आप बिरयानी बना रहे हैं और मसालेदार बिरयानी जो कि हम आगे बनाना सिखाएंगे, तो उसके साथ कोई भी एक ऐसी चीज़ आप रखें जिसमें मसाला कम हो, ताकि वो एक कॉम्प्लीमेंट भी करे। कि एक बिरयानी इतनी तेज़ आपने रख दी, तो मेन्यू हमेशा ऐसे ही डिज़ाइन करना चाहिए कि थोड़ा सा कोई, जैसे आपने वाइट चिकन हांडी बना ली, क्योंकि वाइट चिकन हांडी बिल्कुल उसमें होती है ना, कम स्पाइसेस के साथ बनती है। में भी यही आ रहा था कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में ऐसे बना लिया, थोड़ा सा शामी कबाब बना लिए, दैट्स इट। और वो साइमा वाले बघारे बैगन और बघारे दही वाले बैगन। अगर कोई सब्जी की डिश बिल्कुल रखना चाह रहा है तो आप ऐसी चीज़ें रखें, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं दावत। हमारे जानने वाले उनके यहाँ मैंने उसके घर से सीखा था और ये भी बड़ा हिट फॉर्मूला होता है। उनके घर में गई थी तो उन्होंने छोटी दही फुल्की को बघार लगा के वो उन्होंने रखा था और वो बहुत टेस्टी था। अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि वो लाइट सिर्फ रायता ही नहीं, मतलब बघारा हुए दही में दही फुल्की थी। अच्छा, वो होता ये है कि फिर जब आपको ऐसी चीज़ें खाने के साथ मिलती हैं, जैसे मसालेदार बिरयानी है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि वो दही फुल्की या बैगन भी उतना ही बिरयानी की तरह ही, जितनी बिरयानी भरी है ना, उतना ही वो भी साइड पर डाल लेते हैं, क्योंकि वो उस वक्त ना टेम्प्ट कर रहा होता है। ऑटोमेटिकली वो इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस वक्त ये सोचते हुए, दही फुल्की सोचकर। तो माविश, आज की फिर हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ, बल्कि अभी चूल्हा ना ऑन करें, पहले मसाले बता दीजिए। मैं मसाले बता देती हूँ। अच्छा, फिर मैं बात करूँगी कि बहुत ही कम मसालों में बेहतरीन पुलाव आप घर में बना सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर यहाँ देगची में, और मैंने 3 प्याज काट के स्लाइस करके उसको फ्राई कर लिया था, हल्का गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये मैंने यहाँ पे करके रख लिया है। इस वक्त 3 प्याज हैं, 1/2 कप ऑयल है, ठीक है। फिर मैंने इसमें चावल लिए हैं तकरीबन 1 किलो, 1 किलो ही चावल है यहाँ पे। 1.25 किलो के करीब चिकन मैं डाल रही हूँ। मैं अपनी कुकिंग में, खाने में हमेशा राइस थोड़ा कम और गोश्त की मिकदार थोड़ी मैं ज़्यादा रखती हूँ,
ये मेरा तरीका है, आप लोग जैसे भी करना चाहें। आप 1 किलो राइस, 1 किलो चिकन भी ले सकते हैं, 750 ग्राम 3 पाव चिकन, 1 किलो राइस भी ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पर इस वक्त मैंने 1 किलो मेरे पास प्याले में राइस है, 1.25 किलो हमारे पास यहाँ चिकन मौजूद है। फिर इसमें मैं 3 टमाटर मैंने स्लाइस कर लिए हैं यहाँ पे गोल गोल, ये आप देख सकते हैं, ये जाएगा। और फिर मैंने इसमें 4 से 5 अदद स्लिट करके बीच में से चीरा करके जो है हरी मिर्चें रखी हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो दूसरे मसाला जात हैं उसमें अदरक लहसुन जाएगा। साबुत गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ले लिया है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद तेज़पात जो पत्ते हमारे बे लीव्स कहलाते हैं वो, 2 ही बादियान के फूल ले लिए हैं, 4 से 6 अदद के करीब साबुत काली मिर्चें, 3 अदद लौंगे, ये हमारे पास, और 2 दालचीनी के टुकड़े। टोटल यही गरम मसाला मैं डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि फिर दूसरे लोग उलझते हैं। आपने अगर ज़्यादा गरम मसाला बढ़ाना है इसमें और ज़्यादा इंटेंस गरम मसाले का फ्लेवर देने के लिए, जो कि बाहर जो पकवान वाले होते हैं वो बहुत गरम मसाला जी, और वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर दें तो आपको बिल्कुल वही फ्लेवर आ जाएगा तेज़ गरम मसाले का। मैंने यहाँ पे इस वक्त जो अपनी रेसिपी के हिसाब से लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसके बाद मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ धनिया। साबुत धनिया जो है उसको मैंने कूट लिया है। 1 टेबलस्पून के बराबर ही मैं इसमें साबुत ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। ये रोस्टेड नहीं है, हम इसमें रोस्टेड नहीं डालेंगे, वो फ्लेवर चेंज कर देगा, क्योंकि सिर्फ यही मेन स्पाइसेस में यही 3 चीज़ें शामिल हैं। 1 टेबलस्पून मैं साबुत कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, लाल मिर्चें भी डालेंगे आप? जी, कुटी हुई लाल मिर्च खाली, और कुछ नहीं। तो 3 मेन स्पाइसेस जो ड्राई स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून ही की मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। ये 3 सिर्फ ड्राई स्पाइसेस हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने हीप लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1/4 के कप दही जाएगी हमारे पास। इसमें नमक शामिल करेंगे, पिंक सॉल्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है वो शामिल कर देंगे, और 1/4 कप या हाफ़ कप, जिनको आलू बुखारे बहुत पसंद हैं वो 1/4 कप से लेके हाफ़ कप तक इस रेसिपी में डाल सकते हैं। मुझे आलू बुखारा बहुत पसंद है पर्सनली। मेरे घर वाले सारे आलू बुखारे निकाल के अलग कर देते हैं, तो आप खा लेते हैं वो मैं और क्योंकि मेरे पास नहीं आया होता ना, मेरे पास वो नई चीज़ आ रही होती जो मुझे चाहिए, और दूसरों के प्लेटों में तो मैं जमा करके अपने मसाले के साथ मिला के खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है आलू बुखारे। कैसी बातें करती हूँ। ठीक है, तो वो जो घर वाले निकालते हैं, ये नहीं कि जो मेहमान निकाल रहे हैं। हाँ, चलो ठीक है, भाई अपने घर वाले जो है खा रही हैं, तो क्यों ज़ाया करें, बिल्कुल क्यों ज़ाया करने की तो चीज़ है नहीं। जैसे मेरे दोनों जो बड़ी बेटियां ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो नल्ली शौक से नहीं खाती, गूदे वाली, तो वो अक्सर होता है कि मॉम यू टेक इट, कहते नहीं कि और पूछ, लेकिन वो बेटे साहब जो हैं वो फिर हैं हिस्सेदार, तो अब शौक है। हम प्रोसीजर स्टार्ट भी करते हैं और बता भी देती हूँ मैं पहले। तो ये आपने प्याज पहले से ब्राउन? जी माविश, इसमें मैंने 3 अदद प्याज, देखें कितनी अच्छी फ्राई हो गई, ज़बरदस्त लाइट गोल्डन ब्राउन। लाइट गोल्डन पे आपने चूल्हा बंद कर दिया होगा तो इट्स गोल्डन नाउ, है ना? उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दूंगी, ठीक है। 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई। 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का बड़ा चम्मच या नहीं, ये है यहाँ पर है? है? जी। फिर मैं पहले मेथड बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ा सा उसको फ्राई करेंगे। उसकी खुशबू जब आने लग जाए तो हमने अपनी मुर्गी शामिल कर देनी है इस मसाले में, और मुर्गी उससे पहले हम अपना गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाला। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो तो हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, जब साबुत गरम मसाले की भी आपको खुशबू आने लग जाए तो आप इसमें मुर्गी डालेंगे, और मुर्गी डालने के बाद मुर्गी को फ्राई करेंगे जब तक कि वो ब्राउन की तरफ आ जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। जी, और वाइट ना हो, और थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम ये काम करेंगे। मुर्गी वाला फ्राई भी करनी है, और उसके जूसेस को हमने लॉक करना है, वरना मुर्गी का पुलाव यूजुअली लोगों के घर में आपने नोटिस किया होगा ड्राई हो जाता है। तो
का जो सबसे बड़ा, यानी मैं ये अभी यहाँ बता ही देती हूँ, उसकी वजह ये होती है कि लोगों को आँच अपने फ्लेम को कंट्रोल करना नहीं आता कि हमने क्या चीज़ किस फ्लेम पे पकानी है, ठीक है, गोश्त को कितनी देर गलाना है। और हमारे पाकिस्तानी खाने आपको पता है भूनो 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 भूनो, इतना भूनो कि उनके सारे फ्लेवर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग इसको जब बनाएं तो तेज़ आंच पे आपने ये काम करना है कि मुर्गी को आपने फ्राई कर लेना है, क्योंकि देखें ये पक तो बाद में जाएगी ऑलरेडी जूसेस के साथ, लेकिन इसके हमने जूस जो हैं वो अंदर लॉक करने हैं। बिल्कुल, तो मैं इसी तरीके से करूँगी, ये डाल दूँगी। प्याज हमारा फ्राई हो गया, अदरक लहसुन चला गया, फिर हमारे साबुत गरम मसाले जाएंगे। इनकी जब खुशबू आने लग जाएगी तो हम अपनी मुर्गी शामिल करेंगे और उसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारी मुर्गी फ्राई होगी तो अब हमने तेज़ तेज़ हाथ चलाना है और हमने शामिल करना है इसमें अपनी दही डाल के भी आप 5 मिनट उसको फ्राई कर लें। दही भी ज़रा सी मिक्स होगी तो हमने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देने हैं एक साथ, यानी हमने अपना आलू बुखारा, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ धनिया, टमाटर और हरी मिर्चें, सारी चीज़ें एक साथ हमने डाल के थोड़ी देर फिर 4 to 5 मिनट्स फ्राई करते रहना है। जैसे ये फ्राई हो रही होगी और हर चीज़ आपको लगे कि एक हद तक मिक्स हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी आपने अपने चावलों के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है और पानी को शामिल करके उबाल आने तक थोड़ी देर पकाना है ताकि जो मुर्गी है वो भी ज़रा सी गल जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो चावल हैं वो आप 30 to 40 मिनट्स भिगो दीजिए। चावल एक तरफ भिगो दें और जैसे ही पानी को फिर जब उबाल आए तो थोड़ी देर पानी को और कुक कर लें ताकि मुर्गी आपको ये खदशा ख़त्म हो जाए कि आपकी मुर्गी नहीं गली हुई। मैं तो अगर बिल्कुल गला लेंगे और फिर ऊपर से चावल डालेंगे तो वो नहीं हो जाएगा और ड्राई हो जाएगी ना, ड्राई हो जाएगी मुर्गी, ड्राई हो जाएगी। फिर मैं यही बात कह रही हूँ यहाँ पे कि हम ऑलरेडी 80% तो यहाँ डन कर चुके होंगे मुर्गी को, तो आपने सिर्फ उतनी ही देर जो है मुर्गी को कुक करना है जितनी रिक्वायरमेंट है। ओवर जब आप करेंगे, पानी जब आपने डाला ना माविश, तो जैसे ही पानी में उबाला आ जाए ना आपने चावल डाल देना है, सही है, ठीक है ना। और चावल को यखनी के हिसाब से आप मेजरमेंट कीजिएगा, यखनी पुलाव के हिसाब से थोड़े से ऊपर चावल डूबे हुए हों। हाँ। मैं ऐसे अंदाज़ा लगाती हूँ कि मैं अपनी फिंगर टिप से इतना ऊपर ही चावल का पानी रखती हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जितना भी अच्छा चावल हो जाए या जितना भी मतलब लो क्वालिटी चावल हो, मैं ज़्यादा पानी नहीं डालती क्योंकि आपको हैंडलिंग करने का एक चांस होना चाहिए अपने हाथ में। बिल्कुल। आप कम पानी डालें, उससे ही आपके चावल ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको लगेगा बंद कर दिया, बंद कर दिया जी, आपको खुशबू आना शुरू हो गई होगी, तो मैं अब यहाँ पे चिकन शामिल कर रही हूँ। उसके बाद माविश आपने अगर ब्रेक पे जाना है तो आप ब्रेक पे चली जाएं, मैं बाकी अपना प्रोसीजर यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी। और आप इसको गोल्डन ब्राउन कर लें तेज और फिर मैं ब्रेक ले लूँगी। सही है, बिल्कुल। आप हमारे सामने कर लें, दही भी मेरा ख्याल हमारे सामने डाल दीजिए। मैंने तेज़ ही कर दिया है माविश ताकि थोड़ा सा हम दिखा दें। और मैं बस वो देखना चाह रही हूँ कि आप जो कह रही थी ना कि थोड़ा सा इसमें 5-10 मिनट लगेंगे ना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। फिर मेरा ख्याल हम ब्रेक ले लेते हैं। सही, ब्रेक ले लीजिए। मैं ये भी बता दूं, अगर आपने इसको बीफ में बनाना है, ये बेहतरीन पुलाव बनता है बीफ में। हड्डी वाला गोश्त लें बीफ के लिए और फिर बाकी सारा प्रोसीजर आपने ऐसे ही रखना है, लेकिन उसमें गोश्त आपने पानी डाल के, सारा आप यही काम करें मगर पानी डाल के गोश्त आप गलाएं। जैसे हम डायरेक्ट चावल डाल रहे हैं ना पानी के उबाल के बाद, तो आपने उसी में गोश्त को गलाना है तकरीबन 1.5-2 घंटे, जितनी देर में आपका बीफ जो है कल आपने इस्तेमाल करनी है। जी बिल्कुल, गोश्त गलाना है, गोश्त गलाना। चलिए फिर मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस ब्रेक आऊँगी तो फिर हम बाकी देख लेंगे कि क्या क्या काम रह गया। सही है, बिल्कुल। अच्छा जी, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हड्डी की बात हो रही है और नली की बात हो रही है, तो इसी से रिलेटेड एक डॉक्टर साहब हमने इनवाइट किए हैं जो कि ऑर्थोपीडिक सर्जन है, और हम उनसे बात करेंगे एक मसला जो हम ख़वातीन में बहुत आम देखते हैं और अक्सर लंबे लोगों में होता है, वो होता है लोअर बैक पेन, या लोग कहते हैं कमर में चुक आ गई। आपने कहीं नहीं जाना है, इस अहम मौजू पे बात होने वाली है सिर्फ इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये कहा था कि हमारा ना बड़ा एक आम सा मसला है, अक्सर ख़वातीन से मैंने बड़ा सुना है कि मैं झुक के उठा रही थी, सीधी ही नहीं हो सकी, या कमर में चुक आ गई, या फिर मैं झुक के कोई काम कर रही थी, या बाल्टी पानी की उठाई। अच्छा, एक मसला शायद हमारा अपना भी है, ये कमर इतनी वो नहीं है कि हर बात पर उसको चुका जाए। बहुत दफ़ा हमें यही नहीं पता कि प्रेशर डायरेक्ट कमर से नहीं उठा लेना है। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे जहन में आया कि किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुलाया जाए जो कि हमारी हड्डियों के अलावा हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में जानते हो और उनसे जानते हैं जो चुक है वो इतनी आसानी से आ क्यों जाती है। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये आप सुनते होंगे ना, मेरी कमर में चुक आ गई, है ना? और ये बहुत कॉमन है। और ये भी होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि लंबे लोगों की कमर लोअर बैक पेन होता है ना? तो पहले तो मुझे आप कुछ बता रहे थे मुझे ऑफ एयर कि आप पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, किस नौयत की सर्जरी करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, अब मैं ऑर्थोपेडिक स्पाइनल सर्जन हूँ। डुअल ट्रिपल ट्रेन सर्जरी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत रेयर है। वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को स्पाइनल सर्जन प्रोक्लेम करते हैं या न्यूरो सर्जन प्रोक्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको पहले ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग करनी होती है अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और उसके बाद आपको डुअल ट्रेन होना होता है न्यूरो सर्जन्स के साथ। तो जैसे मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन था तो मैंने 5-6 साल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ट्रेनिंग की और उसके बाद 3 से 4 साल न्यूरो सर्जरी की ट्रेनिंग की। और उससे पहले बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग जो 3 से 4 साल थी वो हुई। तो इन ऑल टोटलिटी आप 11-12 साल ट्रेन होते हैं। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम 4 से 5 साल का है और उसके अंदर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन तो ऑब्वियसली बन सकते हैं और न्यूरो सर्जन बन सकते हैं, मगर आप क्रॉस ट्रेन नहीं हो सकते हैं। तो ये क्रॉस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट वेस्ट में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है और जो वेस्टर्न फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर है, मगर पाकिस्तान में नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान में अब ये कहना कि नहीं है, इट्स अनफेयर। जब ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं है तो ऑब्वियसली एक ख़ास किस्म की ब्रीड होगी ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात है। तो अब आते हैं हम अपने आज के मौजू की तरफ कि लो बैक पेन, जिसे आमतौर पे कहते हैं कि जी मेरे कमर में दर्द है। अच्छा, कमर सिर्फ लो बैक को ही कहेंगे? हाँ, लोअर बैक को ही कमर कहते हैं। लो बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्क रिलेटेड ऑफ होता है या जिसे आप ऑफ सिक कहते हैं वो लो बैक से होता है। अच्छा, और इसका पाकिस्तान में तो डेटा नहीं है मगर वर्ल्ड वाइड डेटा पड़ा हुआ है। तो WHO का डेटा है कि एक आदमी और बल्कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के जो लोग हैं उनको अपनी लाइफ टाइम में 80% to 70% कभी ना कभी कमर में दर्द होता ही होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑफ सिक होती है वो नज़ले से भी पहले, यानी कि कॉमन फ्लू से वो कमर के दर्द की होती है। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि अगर हर कोई कंप्लेन करे तो वो सच है। तो वो सच है। नहीं, ऑफ कोर्स वो सच है। और मौसम की मुनासिबत से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको कमर में चुक आती है वो बैक स्पैज़म होता है। तो इट्स अ वेरी बिनाइंग थिंग, यानी कि इसका ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आती हैं और चली जाती हैं। या मतलब जैसे आप कह रही हैं कि झुके और झुके ही रह गए, तो इसका मतलब है आपकी बैक स्पैज़म में चली गई। मोस्ट लाइकली यही होता है। एंड इट इज़ मस्कुलर। एंड इट इज़ ऑल मस्कुलर, क्योंकि होता क्या है कि ऑब्वियसली जो भी लोग होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं, आप अपने कमर के मसल्स की रिकंडीशनिंग नहीं करते हैं, आप 40, 50, 60 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक या कोई हेल्दी एक्टिविटी रोज़ाना नहीं करते हैं, तो आपके मसल एक स्पेशल पोस्चर में होते हैं या मतलब एक रिलैक्स जैसे आप रहते हैं वो ढीले होते हैं। आप उनको ज़रा सा स्ट्रेन करते हैं और वो स्पैज़म में चले जाते हैं और वो एहतजाज करते हैं। सही सही। अच्छा, लंबेगो इसी को कहा जाता है? नहीं, लंबेगो जो है वो डिस्क प्रोलैप्स को कहा जाता है। तो बैक स्पैज़म तो मैंने आपको बता दिया कि वो चुक है वो ठीक हो जाएगी, जो ठीक हो जाती है। इसी तरह से डिस्क प्रोलैप्स भी इसी तरह के पोस्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम से होता है। वो मल्टीफैक्टोरियल होता है। राइट। अच्छा, उसके अंदर कोई एक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि जी इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया। उसमें आपका थोड़ा सा वेट काउंट करता है, थोड़ी सी हाइट काउंट करती है, थोड़ी सी बॉडी टाइप काउंट करती है, थोड़ी सी लेवल ऑफ एक्टिविटी काउंट करती है, थोड़ी सी बैड लक भी होती है कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो गई। अगेन ये भी 90% ऑफ टाइम खुद ही से ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस हैं। ये मिथ होता है कि जी कमर का दर्द है डॉक्टर के पास जाएंगे जिंदगी भर रहेगा।
हाँ, क्योंकि वो अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन कर देते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगा। अगर आप जैसे लोग उनके ब्रेन को रिकंडीशन करते हैं और एंड दिस इज व्हाट आई टेल पीपल के ब्रेन तो मासूम सी चीज है, जस्ट रीवायर इट एंड यू विल बी फाइन। हाँ, ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। तो वो लोग कहते हैं ना कि हमें इंजेक्शन लगाया हम ठीक हो गए, तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्लेसिबो भी है और दूसरा उसमें वो इंजेक्शन जो है अगर वो राइट जगह पे लगाया जाए, एक्सपर्ट हैंड में लगाए, तो आप उसको क्या करते हैं कि आप एक तरह से जैसे कंप्यूटर अटक जाते हैं ना, जैसे आपने कहा कि उसको रीवायर कर देते हैं, उसी तरह से आप उस नर्व को आप रीबूट कर देते हैं। तो आप उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक और थोड़ी सी मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो नर्व थोड़ी देर के लिए सो जाती है और जब वो सो के उठती है तो उसको लगता है कि ये मेरी अपनी जगह है और वो डिस्क प्रोलैप्स से इतनी बॉदर नहीं हो रही होती है। अच्छा, तो ये 100% क्योर नहीं होता? ये क्योर बॉडी टाइम से कर लेती है। आप पेन सेटल कर देते हैं, उसके बाद जो प्रोलैप्स डिस्क का पार्ट होता है वो बॉडी में खुद ही से डिहाइड्रेट होता चला जाता है। जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है और उसको डिहाइड्रेट करके ख़त्म कर देती है। अच्छा, तो अगर मुझे दर्द है, लोअर बैक पेन है, तो मैं कैसे ये बताऊंगी, हाउ वुड आई डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कि लम्बेगो है या वो है स्पैज़म है, क्या? अच्छा, देखिए मसल मतलब चुक है या सीरियस हाँ, मसला है, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? देखिए मसल स्पैज़म जो है वो मेनली आपके लोअर बैक में ही रहता है और वो एक्सियल स्केलेटन में ही रहता है। एक्सियल स्केलेटन मींस फ्रॉम द नेप ऑफ योर नेक टू योर टेल बोन। तो वो ट्रैवल नहीं करता इधर उधर, वो एक्टिविटी रिलेटेड होता तो है मगर वो वॉक रिलेटेड नहीं होता है। और जो नर्व का प्रॉब्लम है उसमें आपको पाँव में दर्द आने लग जाता है, क्योंकि जो नर्व्स लो बैक में से निकलती हैं वो पाँव में जाती हैं। और जब आपको वो पेन ट्रैवल करने लग जाता है और पाँव में जाता है और पाँव की उंगलियां सुन्न होने लग जाएं या आपके पाँव के मसल वीक होने लग जाएं या आपको यूरिनरी सिम्टम्स होने लग जाएं, क्योंकि आपके यूरिन के कंट्रोल के भी जो नर्व्स होती हैं वो भी बैक से जाती हैं। अच्छा, तो उसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपका डिस्क प्रोलैप्स अब सिग्निफिकेंट इनफ है टू प्रेस योर नर्व्स एंड दैट रिक्वायर्स सम एक्टिव इंटरवेंशन। सही। मैं अक्सर ख़वातीन से यूरिन इनकॉन्टिनेंस का या फिर वो के बार बार यूरिन की शिकायत है और साथ में वो अक्सर अपने कमर के दर्द का भी कांस्टेंट शिकायत कर रही होती हैं। अच्छा, हमें क्योंकि पता नहीं होता ना, तो हम शायद सही शख्स के पास भी नहीं जाते और हमारी एक आदत है, हम टॉफ़ियों की तरह जो है वो पेन किलर्स फाँकते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर किसी के है इस तरह का दर्द, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए? और कि कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो कैसे अपनी क्या चीज़ें चेंज करें अपने अंदर टू प्रिवेंट इट? अच्छा, असल में टू प्रिवेंट इट तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल है जी कि आप अपना वेट को आइडियल रखिए। आप सब शाहरुख खान नहीं रख सकते हैं मगर आपको बिल्कुल शाहरुख खान से थोड़ा करीब तो पहुंच सकते हैं, थोड़ा करीब तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल वैसे तो नहीं लगेंगे। अच्छा, और तो अपने वेट को आइडियल रखिए। ब्रिस्क एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक जो कि एक बहुत हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी है और कहीं भी हो सकती है, आप वो करिए। अब डिपेंडिंग ऑन योर एज, बॉडी टाइप, आप 40 मिनट से शुरू करें एंड यू कैन बिल्ड इट अप टू 1 hour 30 minutes डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है, आपका क्या है। और वो दैट कैन बी डन एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस एज वेल। कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अगर आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं कि आप वॉक के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं, तो आप कम से कम अपने लिए एक ट्रेडमिल खरीद सकते हैं। तो आप वर्क कॉल करते हुए और ट्रेडमिल पे चलते रहें। तो एसेंशियली देयर इज नो शॉर्टकट टू इट और देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू हैव इट डन नाउ। और उसके अलावा ऑब्वियसली हेल्दी फूड, पोस्चर, जो आपने अपने आप को वैसे देखना है कि आप और थोड़ी सी बेंडिंग प्रिवेंशंस भी होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि जी आप डायरेक्ट नहीं बेंड हों, आप नी बेंड करें और फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें नाजरीन को कि अगर हमें झुक के कुछ उठाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। देखिए, वो तो अगर लोग मल्टीनेशनल में या इधर उधर काम करते हैं तो उसके अंदर वो बता दिया जाता है, वो दिखा भी देते हैं, बल्कि उनकी जो है वो सेफ गार्डिंग के कोर्सेज होते हैं। लेकिन अब खवातीन है वो बाल्टी पानी की भरी है और अब उन्हें दूसरी कहीं लेके जानी है। देखिए, अगर बाल्टी पानी की भरी है और आप यूं उठा रहे हैं तो दैट्स द वेरी बैड पोस्चर टू हैव। तो आपको अपने नी बेंड करने हैं, बाल्टी के लेवल पे आना है और अपने एल्बोस को स्लाइटली फ्लेक्स रखना है, यानी कि थोड़ा सा, और फिर उसको लिफ्ट करना है फोर आर्म्स से। और प्रेशर आपका नी पे आना चाहिए एज अपोज टू योर बैक, ना कि आपका बैक।
ऑब्वियसली उसकी जो है पोस्चर, उसकी पोस्चर्स की पिक्चरल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो आप अपने बहुत आराम से इंटरनेट से ले सकते हैं, और उसकी तस्वीरें अपने किचन में, वॉशरूम में जगह जगह लगा भी सकते हैं। अपने बच्चों को अर्ली एज से सिखाएं ना, ताकि वो हर वक्त उनके कमर में चुकना आई रहे। नहीं तो ये जो आपने बात कही ना कि हमारी आदत है हम बैठ के नहीं चीज़ें उठाना चाहते हैं, हम खड़े खड़े ये भी उठा लिया वो भी उठा लिया और फिर सीधे नहीं हो सक रहे। क्या ये मिथ है कि रियलिटी है कि लंबे लोगों को ज़्यादा कमर में दर्द होता है? ऐसा कोई डेटा तो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन बड़ी आम बात है, हम बहुत आम बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉन्ग फल्क्रम होता है या लॉन्ग लीवर आर्म होता है वो लाइकली उसमें ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे अगर आप एथलीट्स भी देखें जो लॉन्ग टर्म चलते हैं वो बैलेंस्ड एथलीट्स होते हैं, जैसे हमारा विराट कोहली हैं या सचिन तेंदुलकर हैं जिनको लिटिल मास्टर भी कहा जाता है। अब तो इन लोगों को the taller you are, the more injury prone you are. Oh God. तो जब आपका स्ट्रक्चर बैलेंस होता है, आपके काइनेमैटिक्स सारे बैलेंस होते हैं, फिजिक्स भी उसमें होती है ना, तो यू लेस लाइकली टू गेट इंजर्ड। बट इफ यू आर टॉल एंड इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज, अपने लिए थोड़ा एहतियात कर रहे हैं, तो बचत रह सकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल रह सकती है, क्यों नहीं रह सकती। देखिए ये हर चीज़ मल्टीफैक्टोरियल होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो इसमें ये तो एक 10% 20% एलिमेंट होता है, बाकी 80-90% तो और हेल्थ, आपकी जनरल फिजिकल हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, आप कितने अपने बैक मसल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज़ का। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल दैट एज वेल। तो हर इंजरी से पहले अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप और आपको इंजरीज भी, चाहे वो बैक इंजरी हो, चाहे वो लिम इंजरी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की इंजरी हो, आपको ऐसे ही टाइम पे होती है जब आप कोई चीज़ बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसला होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा एक मोहरा टेढ़ा है या मोहरों का दर्द है। मैं अपनी अम्मी की मिसाल ले लूँ, शायद कुछ L5 या कौन सा उनका हल्का सा स्लाइटली टेढ़ा है और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हैं। तो क्या ये सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर इसका इलाज मुमकिन नहीं है? देखिए वो तो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई है मतलब ना। शी फेल व्हेन शी ऑलवेज ब्लेम्स मी कि वो ओवन से कुछ निकाल रही थी, आई वाज प्रॉब्ली 2 year old एंड आई सडनली केम बिहाइंड हर, तो शी फेल फ्लैट बैक, वो अपनी पीठ के ऊपर गिर गई। और वो जो दर्द है ना, वो आज तक कहती है मेरा वो दर्द, और अब मतलब कितने साल हो गए, 40 साल हो गए होंगे इस बात को, आज तक है उनको वो दर्द। तो पहले तो ये बताएं कि ये अगर उसी वक्त नहीं ट्रीट किया जाता तो ये दर्द कैन स्टे ऑल योर विद इवन आफ्टर टिल 40 years। देखिए अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो गई, से फॉर एग्जांपल उनकी वो वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई या टूट गई, जब वो टूट जाएगी तो उसके ऊपर जो सारा वर्टिब्रा आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, लेगो बना रहे हैं, जैसे लेगो बना रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला अगर लेगो का पीस टूट गया या टेढ़ा हो गया, चिप हो गया, तो उसके ऊपर के जो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हल्के से टेढ़े या हल्के से वो हो जाएंगे। और जब तक आप उसकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट नहीं करेंगे, उसकी अलाइनमेंट को मेंटेन नहीं करेंगे, आप बॉडी के काइनेमैटिक्स को ठीक ही नहीं कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको आपकी स्पाइन से होके पेल्विक पे डिस्ट्रीब्यूट होके आपके हिप बोन से जाके आपकी नी बोन से और आपके एंकल से नीचे जाना है, वो किसी एक साइड से जा रहा होगा। जब वो किसी एक साइड से जा रहा होगा तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन होगा। तो टावर ऑफ पीसा बनने लग जाएंगे विद टाइम। और वैसे भी विद टाइम, जैसे आपकी वालिदा हैं, शुरू में तो जब उनको हुआ होगा तो वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, फिर होते होते ये हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाता है। दिस इज समथिंग दैट comes with everyone, है ना, ये मुझे भी होगा, आपको भी होगा, ये सबको होगा। ये एक एजिंग प्रोसेस है। ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर अलाइनमेंट उसकी मेंटेन नहीं है या वो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ड्यू टू सम ट्रॉमा, तो as the age goes on it becomes softer and वो further deteriorate होना शुरू हो जाएगा। पेन भी बढ़ेगा, प्रेस भी इसका क्या इलाज होता है अगर आप यंगर एज में हैं और किसी ट्रॉमा की वजह से आपके अलाइनमेंट ख़राब हुई है, तो क्या सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर कोई इलाज मुमकिन है? देखिए असल में ये मिथ, इसको हमने बस्ट करना है अब कि सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ वेरी सेफ। मैं 18 से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 15 से 18 साल इंग्लैंड में प्रैक्टिस की है, 2-3 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस की है। हम बहुत डरते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी को नहीं छेड़वाओ। ये बहुत सेफ है, इसमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होने के चांसेस लेस देन 1% हैं। अब जो कि जिससे ज़्यादा चांस आप कराची में गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करने में लेते हैं। हाँ, तो उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू एन एक्सपर्ट, टू द राइट पर्सन, क्योंकि जो कर रहे हैं ड्यू टू
ऑब्वियसली लैक ऑफ लेजिस्लेशन, लैक ऑफ गवर्निंग बॉडीज 10,000 हैं और जिनको आता है वो शायद 1,000 हैं। तो सब स्टोरीज जो होती हैं वो ज़्यादा हैं। सही। अब दूसरी बात कि क्या सबको सर्जरी की ज़रूरत है? नहीं। रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम ए, और उसके बाद वेदर इट्स लाइफ थ्रेटनिंग और लिम्ब थ्रेटनिंग बी, और whether that requires surgical intervention, it depends on your life's choice। तो मैंने बहुत सारा, हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रीटमेंट हम करते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो वन साइज फिट ऑल नहीं होते हैं। उसी तरह की बीमारी में शायद आप सर्जरी ना कराएं और उसी तरह की बीमारी में कोई और आता है और वो सर्जरी करा ले। जैसे कुछ लोग होते हैं वो फिक्स स्केड्यूल पे होते हैं। अब जब मैं लंदन में काम करता था तो लंदन बेस पे हमारे पास जो एलीट एथलीट्स आते थे या हॉलीवुड के या बॉलीवुड के स्टार्स आते थे, तो वो फिक्स स्केड्यूल्स पे होते थे। तो वो ये नहीं सोच सकते कि जी 6 महीने में खुद से बेहतर हो जाएगा। ऐसा उनके लिए करना मुश्किल है, क्योंकि वो 6 महीने इज कमिंग आउट ऑफ देयर वेरी प्राइम टाइम, कि उनका एक शॉर्ट ड्यूरेशन है जिसके अंदर उन्होंने एक एक्स नंबर ऑफ मूवीज करनी है, एक्स नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम खेलने हैं, या एक्स नंबर ऑफ दे कांट अफोर्ड मिसिंग दैट, कि वो अब इफ एंड बट्स पे नहीं चलते हैं। तो उनके लिए हाँ सर्जरी बनती है, वेयर वी do a minor surgical procedure or intervention or something, and then they have a fixed schedule to go back to their normal। सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर, और अगर आपके पास वक्त की कमी या ज़्यादती है तो उस पर भी मुनहसर होता है डॉक्टर का फैसला। डॉक्टर का काम तो होता है ट्रीट कर देना और पेन को मैनेज करना। अच्छा, क्योंकि हम वैसे अब इसको सम अप करते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं डॉक्टर साहब। हमें ऐसा लगता है कि हम जो है ना, जो भी अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजार लें, हमारी बॉडी कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करेगी, और शायद हम जो 20 साल की उम्र में जवान थे और सारे मसल जिस तरह के थे वो 40 में 50 में भी होंगे। तो कोई टुवर्ड्स द एंड कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आप देना चाहें नाजरीन को, जिसमें कोई ऐसी बात आप करना चाहें कि हम आपके पास आने से बच जाएं? हाँ, देखिए वही बात है कि उसके अंदर डाइट, एक्सरसाइज एंड पोस्चरल ट्रेनिंग। अब आपने डाइट की बात की है, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि व्हाट आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए? देखिए मैं डाइटिशियन तो नहीं हूँ, मगर वो वही बात है कि डॉक्टर तो हैं। डॉक्टर हूँ और आधी सेंचुरी ऑलमोस्ट गुजरने वाली है। तो अब राइट खाने से, राइट खाना क्या है पूरी दुनिया को पता है, हाई प्रोटीन लो फैट डाइट। इसके लिए किसी को हाँ, एक देखिए हम लोगों की जिस भी तरह से ट्रेनिंग होती है, आपकी भी ऐसे ही हुई होगी कि आप पहले हेडलाइन बता देते हैं और उसके बाद जो नीचे होता है वो स्मॉल प्रिंट होता है। तो हाई प्रोटीन लो फैट लोगों को याद रहे, बाकी नीचे कुछ भी खाते रहें। अब हाई प्रोटीन में चना भी आता है, हाई प्रोटीन में चिकन भी आता है, हाई प्रोटीन में मीट आता है, हाई प्रोटीन में सीरियल्स आते हैं, सारे दालें आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन के लिए कोई बहुत ही, यू नीड टू सेल योर किडनी, वो प्रोटीन का वो करना पड़ेगा, वो जो होता है हाँ, यू नीड टू सेल योर किडनी टू बाय अ प्रोटीन। यू कैन हैव एक्चुअली गुड क्वालिटी प्रोटीन, आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। तो रोटी और चावल का पोर्शन अपनी प्लेट में से कम कर लें, जैसे सब करते हैं। एक प्लेट बना लेते हैं और उस प्लेट को आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले 2 क्वार्टर में आप प्रोटीन डाल दें, 1 क्वार्टर में आप चावल रख लें और 1 क्वार्टर में आप ग्रीन्स रख लें। ग्रीन्स का मतलब है जिसको खाने से आपके मुंह में से आवाज आए कचर करके, तो वो ग्रीन्स होते हैं। तो ये एक आपकी प्लेट का पोर्शन है, और इसी को देखते हुए आप 20 प्लेटें खा लें, मगर पोर्शन वही रखिए। तो उससे ये होगा कि प्रोटीन मसल की डाइट है, प्रोटीन आपको हेल्दी रखती है, प्रोटीन आपको थोड़ा सा वो भी अलर्ट भी रखती है। अगर आप गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको नींद भी आएगी। एज भी जल्दी करेंगे ना, आपको मीठा जो है शक्कर एजिंग में के प्रोसेस को बढ़ा देता है, और लोगों को शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में कि अच्छा मैं नहीं खाऊंगा तो मैं आई विल स्टे यंगर फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम। तो वो एक पोस्चर मेंटेन करें, डाइट मेंटेन करें और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। हाँ, अपने लिए ज़रा सा वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हमारा मी टाइम भी क्या होता है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खा लेना, पड़े रहना, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं, ये हमारा मी टाइम है। मी टाइम शुड बी दैट यू डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, योर बॉडी। थैंक यू सो मच। आपको कुछ ऐड करना है अभी? बस मैं एक और बात ये कह रहा था कि अब जो मी टाइम के अंदर एक जो चीज़ ऐड हो गई है ना, जो अब हम लोगों को डेलिब्रेट, हमारे जैसे लोगों को, जो पीपल ऑफ जिनके पास ये माइक है, कैमरा है, इन लोगों को, अब लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आप अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल एवर्स भी करें, ज़रा सा अपने आप को मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी एवर्स करें और उससे दूर रहें। जैसे आप घड़ी देख के फ़ोन को देखें कि आप घड़ी देख के कितनी देर तक फ़ोन को नहीं उठा रहे हैं, यानी कि आप
15 मिनट से भी शुरू करेंगे ना तो आपको डिफिकल्टी होगी कि आप 15 मिनट में कितनी दफ़ा फ़ोन को छू रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे ऐसा हैं, लगेगा तो पता नहीं आपको क्या ये हो गया। देखना है। तो और उससे भी सारे नेक के पोस्चर्स, बैक के पोस्चर्स, और आपकी अटेंशन इतनी डाइवर्ट होती है और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कि आप बाकी अपने लिए टाइम 10 मिनट का काम आप आधे 10 घंटे मिनट पे का काम आप आधे घंटे में करते हैं, क्योंकि आप हर 2 मिनट बाद अगर आप मोबाइल देख भी नहीं रहे हैं तो वो बज रहा है। पहले भी तो मोबाइल नहीं होता था, कोई और हमारी आसमान नहीं जिंदगियां गिर गुजर पड़ता रही था। थी। बिल्कुल, और अभी भी गुजर रही हैं, मैं तो नहीं देखता, रख देता हूँ उल्टा करके। चलें, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और वही बात है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन ओल्डर एज में आप कह रहे हैं ये चीज़ें होती हैं, तो इससे जी, डरने थोड़ी की बहुत ज़रूरत होती हैं, नहीं उससे जलने की जरूरत नहीं है। नोइंग द प्रॉब्लम, ओनिंग अप टू इट एंड मॉडिफाई योर लाइफ अकॉर्डिंगली। आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ ज़ियाउद्दीन नॉर्थ में, और ज़ियाउद्दीन क्लिफ्टन इनका स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट चलाता हूँ, सही, ज़बरदस्त। और इनके एमएस प्रोग्राम्स चलाता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी शेफ़ साइमा से और वो आपको दिखाएंगी कुछ चावलों का प्रोसीजर। बहुत ही मज़ेदार खाना तैयार हो रहा है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बल्कि साइमा आपको मिल रही हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि साइमा के पास ले जाते हैं, लेकिन साइमा उस वक्त जो है उनका वो जो एक प्रोसीजर है जो दिखाना चाह रही थी, उस वक्त तैयार नहीं था, जो कि अब तैयार है। तो मैं आपको ले जा रही हूँ साइमा की तरफ, और साइमा हमें बताएंगी कि वो चावल डाल रही हैं, जो भी कर रही हैं वो दिखाना चाह रही हैं आपको। तो ओवर टू यू साइमा। इस वक्त हमारी यखनी तैयार हो गई है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है, और हल्का हल्का सा इसके ऊपर जो है वो ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे अब आपने इसमें अपने जो भीगे हुए चावल हैं, 30 मिनट तकरीबन हमने भिगोए थे, वो शामिल कर देने हैं। मैं अभी चावल भी आप लोगों के सामने शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी, और फिर हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, उस वक्त तक जब तक कि चावल अच्छी तरीके से पक ना जाएं और पानी सारा जज्ब ना हो जाए इन चावलों के अंदर, ठीक है। और जब चावल का पानी सारा जज्ब हो जाएगा तो हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे इन चावलों को। माविश, ये मैं चावल सारे डाल रही हूँ। करेंगी क्या? मेरा ख्याल है मैं ज़रा वैसे मैंने अपने हिसाब से तो पानी डाला था, मैं ज़रा देखती हूँ माविश, अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर ऐड करेंगे, वरना फिर मैं नहीं करूँगी ऐड। ठीक है, ये हमने सारे राइस अपने डाल दिए हैं इसमें, और राइस डालने के बाद जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हमने इसको अच्छी तेज़ आंच पे जो है वो पकाना है, इसको हल्की आंच पे नहीं कुक करना है। भाविश, हमारा पानी बिल्कुल सही है, तो मैं लिहाजा ज़्यादा पानी और अब नहीं डाल रही हूँ, ताकि जी देखें मेरा जो चावलों पे पानी भी सिर्फ उतना ही डाला है जितनी ज़रूरत है, एकदम भर के नहीं डाल दिया है। अच्छा, मैं इस पे अब इसको ढक के पकाने की तरफ चल रही हूँ। माविश, ओवर टू यू। तो जनाब, साइमा की बिरयानी देख के मेरी भूख और बढ़ गई। अच्छा, मुझे अपना आप ऐसा कोई भूखा लगने लग गया, क्योंकि हम आते हैं और थोड़ी देर बाद ना पूरे स्टूडियो में मज़ेदार खुशबू आने लगती है, और आज तो पक भी पुलाव रहा है। मेरे साथ अब जो खातून मौजूद हैं, मुझे यूजुअली ना सक्सेस स्टोरीज़ बहुत इंस्पायर करती हैं। हमें वैसे अगर हम किसी को सक्सेसफुल देखते हैं या किसी की पिक्चर्स देखते हैं तो हम कहते हैं यार इसके मज़े हैं, फिर हम ना रीज़न ढूंढते हैं, इनको घर पे कोई काम नहीं होता होगा ना, या इनके अब्बा अमीर होंगे, या मियाँ ने पैसा लगा दिया। हमें यह एहसास नहीं होता कि हर सक्सेस के पीछे, अच्छा मैं सक्सेस ये नहीं कह रही कि आपने टुवर्ड्स दी एंड कोई 1000 गज का बंगला ख़रीद लिया डिफेंस में, या आपने एक कोई मस्टैंग खड़ी आपके घर के आगे। छोटी छोटी सक्सेसेस भी होती हैं, छोटी, और वो आप अपने आप के लिए ख़ुद सेट करते हैं कि मुझे सक्सेस मैं किसको कहता हूँ। लेकिन जब हम सक्सेस देखते हैं, किसी की कामयाबी देखते हैं, तो हमें बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उस कामयाबी के पीछे कितने सारे चैलेंजेस, कितनी सारी स्लीपलेस नाइट्स, कितनी सारी सैक्रिफाइसेस मौजूद हैं। तो मेरे साथ एक बहुत कामयाब बिजनेस वुमन मौजूद हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और मैं उनसे जानूंगी। और आपको पता है उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी देख रही हैं, और बड़ा कामयाबी से बिज़नेस चला रही हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि ये जो कामयाबी है, इसके पीछे उनके कितने रत जगे थे, और ये आज जिस मकाम पे हैं वहाँ तक पहुँची किस तरह। तो लेट्स वेलकम सरवत नसीम शाह। वालेकुम सलाम सरवत, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। सरवत, मैंने भी कहा ना कि जब हम सक्सेस दूसरों की देखते हैं, अच्छा पता नहीं कि दूसरों की ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल। और मैं लोगों से कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो शख्स दिखाना चाह रहा है सिर्फ वही नज़र आ रहा है। बिल्कुल। उसके कोई दर्द नज़र नहीं आ रहा है, उसके आंसू नज़र नहीं आ रहे हैं।
जी। और मेरा ख्याल है लोगों से हमदर्दियाँ लेने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बताइए सरवत कि आप क्या कर रही हैं आजकल और क्या क्या कर रही हैं आजकल? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा डाइवर्स है। जी, मैं बिल्कुल बता देती दीजिए। हूँ आपके नाज़रीन के लिए। बिल्कुल, बाय एजुकेशन आई एम अ लॉयर एंड अ साइकोथेरेपिस्ट, और मैं भी साइकोथेरेपी प्रैक्टिस भी करती हूँ। इसके अलावा प्रोफेशनली आई एम प्रॉपर्टी डेवलपर। हमारी एक सोसाइटी है M9 हाईवे पे, जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी है, और हमने ये गैप फील किया कि हाई एंड भी सोसाइटीज़ बहुत हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन एक जो मिडिल क्लास है उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो उनके पास जो इन्फ्लेशन के साथ उनके जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो इस वक्त एजुकेशन पे फोकस करें, घर के खाने पे फोकस करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें, या एसेट बनाएं। बट आई फील कि एसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एक ज़रूरी चीज़ है है, लाइफ हाँ। में। एक माइलस्टोन होना चाहिए, कुछ ना कुछ इंसान अपना घर बनाता है। तो ये हमारा ईस्टर्न एक माइंडसेट होता है कि लोग एक अचीवमेंट के तौर पे इसको देखते हैं। तो आई फील कि उनके पास, उनके लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए। एंड एवरी फैमिली डिजर्व्स अ डिसेंट होम। तो जो रेंट के इश्यूज हैं, सारी चीज़ें, एक लाइफ के में एक पॉइंट आना चाहिए जब आप अपना घर बना सकें। ये जो आपको सोसाइटी इसका क्या नाम है? इसका नाम जामिन टाउन है, जामिन टाउन बाय काशिफ शाह। ज़बरदस्त। और आप जामिन बिल्डर्स की जी, CEO बिल्कुल। हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या कर रही हैं सरवत? वैसे दिस इज सो स्ट्रेंज कि कोई खातून प्रॉपर्टी के बिजनेस में हो, है ना? इट्स वेरी रेयर जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल रेयर है, और रेयर इसलिए भी है क्योंकि इट्स नॉट आवर फैमिली बिजनेस, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम आवर जनरेशन। ना मेरे हस्बैंड की साइड से, ना मेरी साइड से। आप लोगों ने खुद इसको बनाया है? दिस इज समथिंग वी डेवलप्ड आवरसेल्व्स। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं? अच्छा, मसरूफियात तो बहुत सारी हैं। बताइए। आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क एज वेल, लेकिन जैसे कि आप अभी कह रही थी कि बहुत सारे एरियाज़ होते हैं लाइफ के और उसमें चैलेंज आता है। तो मैंने ये किया कि क्योंकि मेरा एक बिज़नेस है, मैंने उसके अम्ब्रेला में ही अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि हर बिज़नेस का एक CSR होता है। तो आम तौर पे अगर आप यहाँ देखेंगे पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे रियल स्टेट के बिजनेसेस होते हैं, वो कॉर्पोरेट स्टाइल से नहीं चल रहे होते, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो हमने ये किया कि सिंस आई हैव अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड फ्रॉम माय लीगल प्रैक्टिस, तो मैंने उसको इसमें फॉरेन ही इनकॉर्पोरेट कर दिया। और हमारा एक पूरा CSR डिवीजन है, जिससे कि मैं अपनी जो मेरी जितनी दूसरी CSR activities एक्टिविटीज़, हैं। जितनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ हैं, उसको मैंने उसके अंदर जबरदस्त। कर तो दिया। व्हाट आर दोस एक्टिविटीज इफ यू वांट टू मेंशन अ फ्यू? जी, अच्छा, बहुत सारी हैं। एक तो आप अगर वैसे समझें कि एक्सेस टू हाउसिंग वाज माय पैशन, मैं चाह रही थी कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिले, बट ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी हैज़ अ प्राइस। लोगों का थोड़ा सा मेंटल बैरियर भी होता है प्रॉपर्टी लेते वक्त कि हम इतना सारा पैसा कैसे और लाएंगे। सेफ इन्वेस्टमेंट है नहीं जी, है? जी, सेफ्टी का भी इशू होता है। तो एक सबसे बड़ा जो बैरियर आता है, जो हमने सर्वे किया, आई डिड दिस सर्वे बेसिकली विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, क्योंकि मैं इनके साथ ज़्यादा काम करती हूँ अपने इनकी एम्पावरमेंट के लिए। तो जब इनका सर्वे हमने किया तो इनका सबसे बड़ा इशू था कि ये सबसे पहले डाउन पेमेंट नहीं दे सकते। डाउन पेमेंट इज़ ऑलवेज लाखों में तो होती ही है, तो वो एक बड़ा अमाउंट होता है, और लोग उसकी वजह से एक बैरियर बनता है कि वो कभी उसमें एंटर ही नहीं हो पाते स्ट्रीम में। और दूसरा फिर होता है कि जो उसमें बबल पेमेंट्स आ जाती हैं, 3 मंथ्स के बाद क्वार्टरली पेमेंट आ गई, एनुअल पेमेंट आ गई, एंड में फिर एक बड़ा चंक है। तो वो जो पेमेंट स्केड्यूल होता है ना, दैट इज़ वेरी डॉन्टिंग फॉर देम, एंड वो उसको देख कर ही कहते हैं कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो हम इसको परसू ही ना करें। दे डोंट गो टू द ऑफिस, दे डोंट आस्क, दे डोंट लुक फॉर सोल्यूशंस, और वो बस उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड यू नो दे स्टे इन द साइकिल ऑफ रेंट, एंड वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसको मैंने पहले पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए प्राइवेटली, और फिर उसके बाद आई केम अप विद दिस सोल्यूशन लास्ट ईयर। हमारे पास वुमेंस डे पे आई थी इस तरह की चीज़ें कि कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, एवरी ईयर आई रिसीव दिस। और मुझे ये लगता था कि देखिए, हर साल एक ही बात होती है, बट द स्टेटिस्टिक्स रिमेन द सेम। That is true. ऐसा नहीं होता कि हम अगले साल देखें कि कोई ऐसा चेंज आ गया, या 5 साल बाद देखें कि कोई चेंज आ गया, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी। तो मैंने कहा, देखिए, मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं है जहाँ पे मैं काम करूँ, बट मेरे पास एक हाउसिंग स्कीम है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। तो व्हाट आई डिड वाज मतलब आई फॉट विद माय बोर्ड लिटरली फॉर दिस कि हमें डाउन पेमेंट, बिल्कुल जो है, डाउन पेमेंट इज द रियल बैरियर। वी ब्रॉट द डाउन पेमेंट डाउन इफ यू बुक द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ अ फीमेल फैमिली मेंबर। अच्छा, तो ये इसका USP है कि अगर आप अपनी मतलब एम्पावरमेंट ऑफ बहन वुमेन के लिए, माँ के लिए अगर आप बुक करा रहे हैं, बीवी के लिए, वाइफ, बेटी, हाँ, तो डाउन पेमेंट एलिमिनेटेड है। बिल्कुल। और जो अच्छा। पूरी कॉस्ट ऑफ लैंड इट इज डिवाइडेड इनटू इंस्टॉलमेंट्स, यानी आपकी फर्स्ट डे बुकिंग इंस्टॉलमेंट से शुरू हो जाती है, बट द कंडीशन इज दैट कि ये किसी खातून के नाम पे होना चाहिए। तो आप यकीन करें, मैंने इसको लास्ट ईयर जो अभी वुमेन्स मंथ हमारा मार्च गुजरा है, उसमें इसको लॉन्च किया था, एंड विद इन 1 मंथ जो हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था, इट वाज सोल्ड आउट।
इवन दो इतनी आप देखें रिसेशन है, हालात ऐसे हैं, बट यू नो दिस वाज सच अ नाइस फैक्टर एंड आई फेल्ट इट कि लोगों ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी के नाम पे भी प्लॉट बुक कराया। That is so cool. और जब तक वो न्यूबॉर्न बेबी बड़ी होगी तब तक वहाँ पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना, और उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अच्छा सरवत, ये बताइए कि व्हाट वाज द इंस्पिरेशन? आपके 3 बच्चे हैं, आपने जब काम शुरू किया होगा तो ऐसा लगता है ना, इट्स नॉट ईजी। जैसे आई वॉज वर्किंग व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग बेबीज़, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आई टुक अ ब्रेक बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू रेज अ चाइल्ड। और मुझे लगता है कि एज अ मदर आपका फोकस बच्चों पे होना भी चाहिए। तो हाउ वॉज दिस एक्सपीरियंस फॉर यू कि बच्चों के साथ, या व्हाट वाज द इंस्पिरेशन जिसने आपको रुकने नहीं दिया? अच्छा, अब वही बात ये होती है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और नज़र आ रहा होता है सब कुछ, तो लोगों को ये नहीं पता होता कि पीछे आपने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। बट यू नो दिस काइंड ऑफ सक्सेस स्टोरीज ब्रिंग आउट दोज एलिमेंट्स, द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स के हम सबके साथ ये फैक्टर्स गुजरे होते हैं और हमने इनको किस तरह टैकल किया होता है, किस तरह अप्स एंड डाउन्स आए होते हैं। तो मैं 1-2 चीज़ें शेयर करना चाहूँगी नाज़रीन के साथ कि ख़वातीन को उससे इंस्पिरेशन मिले कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है। ये हमें ये सोचना कि मैं अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करूँ तो मैं शादी ना करूँ तो मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा, या मैं अगर मेरी शादी हो गई है तो इफ़ आई हैव किड्स, या इसकी वजह से हम सिर्फ वो करें कि रेजिस्ट करें या ये डिसीजन लें कि बच्चे ना हो तो फिर मेरा करियर अच्छा चलेगा। तो यू नो एक होलिस्टिक लाइफ के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो एट वन पॉइंट इन टाइम अपने करियर में भी आपको फील होगा कि ये एलिमेंट मिसिंग रह गया। तो शुरू से लोगों जो बताने वाले भी हैं और जो सुनने वाले भी हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है, उन सबको ये सोचना चाहिए हमें एक होलिस्टिक लाइफ चाहिए। मुझे सिर्फ करियर, यू नो पिनिकल ऑफ करियर नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बच्चों के साथ नहीं रहना, या मे बी यू नो आस्क योरसेल्फ, हो सकता है कुछ लोग बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी एंड they don't want to work, हाँ। या तो हमें ये जो चॉइसेस है ना, ये ख़वातीन को देने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट इज़ नॉट अबाउट गोइंग आउट एंड मेकिंग अ करियर। Empowerment means कि मैं चाहती हूँ I want to be a homemaker, I want to have 5 children, I want to you know make a beautiful house, you know, अगर मेरी requirement तो ये हो तो nobody should judge me for that, है ना। तो 2 लोग आए, वो जैसी मेरी लाइफ है उसी में मुझे मेरे साथ खुश रहें। ये बात आपने इतनी अच्छी कही सरवत। मैंने वुमेंस डे पे यही एक मैसेज अपना दिया था और मैंने जहाँ भी गई मैंने यही बात की थी कि why we have started looking down upon homemakers। आपसे कोई कहता है कि आप क्या कर रही हैं, वो इतने शर्मा के बोलती हैं मैं हाउसवाइफ हूँ, which is so sad, क्योंकि फिर उससे क्या हो रहा है कि जो नहीं भी इसका दिल था वो भी कुछ ना कुछ कर रही है जस्ट टू फिट इन टू द सोसाइटी, और जो हमने एक सोसाइटल स्टैंडर्ड बना दिया। अच्छा, तो व्हेन यू वर रेजिंग किड्स, माशाल्लाह अब ये तीनों बड़े हो गए? जी, आई हैव अ 15-year-old, 14-year-old एंड अ 7-year-old। माशाल्लाह, मतलब थोड़े से स्टे, और किसी के पैम्पर्स नहीं चेंज करने पड़े। तो एंड यू वर वर्किंग अलोंग साइड, तो यकीनन घर वालों की सपोर्ट बहुत काम आती है। तो हाउ इज़ योर सपोर्ट सर्कल, या हाउ इज़ योर सपोर्ट एट होम? अच्छा, ये भी एक रिलेटिव फैक्टर होता है। सपोर्ट अपनी जगह होती है, लाइक अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो आपको एक इनिशियल सपोर्ट मिल गई। माय हस्बैंड वाज ऑलवेज सपोर्टिव। इनिशियली भी जब यू नो माय मदर इन लॉ आस्क्ड मी कि यू नो नाउ यू शुड you know leave the career and concentrate on home, even then he told me you don't have to, you know, you're doing a good job, you don't. When you got married you were working? Yes, I was. Yes. So even at that time, so I think सबसे पहले husband wife का मैटर करता है कि आप दोनों का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद फिर और लोग आते हैं और उनको भी आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। Your husband is supportive? My husband is very supportive. सपोर्टिव है वो, तो मुझ पे काम डालते हैं बहुत सारे। ये भी एक चीज़ होती है ना, जिनकी बेगमात बहुत गो गेटर्स होती हैं या सारी चीज़ें कर सकती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड लॉट ऑफ अदर मेरे जैसे लोग हैं, वही कहते हैं यार मतलब सभी कुछ हम पे डाल दिया, उनको भी पता चल गया कि सारे काम कर लेती है। तो व्हाट आर द, एज अ मदर, व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग अ मदर एंड अ बिजनेस वुमन? अच्छा, देखिए चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड होते हैं आप, कहीं ना कहीं अच्छा 2 तरह के होते हैं। जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। सिंस आई हैव अ बिजनेस, मेरा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है, तो आई ड्रॉप माय किड्स टू स्कूल इन द मॉर्निंग, लेकिन वापसी के वक्त आई कीप इट लाइक आई लेट, मतलब दे नो कि आई माइट नॉट पिक देम अप और आई माइट पिक देम अप, तो यू नो दैट इज रिलेटिव। तो इस तरह यू नो वी हैव कम टू द, अगर आप बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर दें ना, तो इतने सिंस आई एम साइकोथेरेपिस्ट आल्सो, तो वो मुझे फील होता है जब मैं यू नो आई कीप वेरी यू नो ओपन कम्युनिकेशन एट होम कि अगर मेरा बच्चा मुझे कह रहा है कि यू हैवंट कम टू पिक मी अप फॉर 3 days, तो फिर मैं चौथे दिन चली जाऊंगी कि ही इज मिसिंग मी। तो आई कीप दैट फैक्टर कि ह्यूमन फैक्टर भी हमें रखना है। वी कैन
वर्क लाइक रोबोट्स और हम स्केड्यूल पे चलते रहे हर वक्त। एट द एंड ऑफ द डे हम ये जो सारा बखेड़ा फैलाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, कर किसके ले रहे हैं? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, that's right. और एंड में अगर आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है विद बंच ऑफ अनहैप्पी चिल्ड्रन और अब कंप्लेनिंग स्पाउस, देन इट्स अ लॉस। That's right, है ना? of course, of तो खैर आप तो अच्छा फिर एज अ मॉम एंड एज अ बिजनेस वुमन आपको फिर बहुत सारी बाउंड्रीज भी सेट करनी पड़ती होंगी, प्रायोरिटाइज भी करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल। अच्छा ये इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज आई लुक आफ्टर द HR ऑफ द कंपनी, द CSR ऑफ द कंपनी, आई लुक एट द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आई लुक एट द डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही होती हूँ, तो इनमें मुझे थोड़ा सा मार्जिन ये मिल जाता है कि आई कैन डू इट फ्रॉम रिमोटली ऑल्सो। तो इवन इफ आई एम होम, इवन इफ आई एम ऑन द गो, You are able to तो आई manage. कैन डू दैट। या और you अपने know, बिजनेस का ये फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ रियली हेल्प्ड अस इन दिस रिगार्ड कि हमारी प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस हर चीज़ में हर जगह ज़रूरी नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि आप आप समझे मार्केटिंग से आई हैव मूव टू PR ऑल्सो, बिकॉज आई एम वेरी सोशल एंड आई गो आउट अ लॉट। तो वो भी मैं अपना डिफाइन रखती हूँ कि मे बी 2 कमिटमेंट्स इन अ डे और समथिंग। सो जितना जिस वक्त feasible होता है, I do that and that works wonderfully. Sarvat, I remember the first time we met, probably 10 years ago. तो आपने को स्मार्ट पेरेंटिंग पे एक आपकी हैंडबुक थी, तो आपका मुझे लगता है वो नॉलेज भी खुद को भी काम आई होगी कि हाउ टू बी अ स्मार्ट पेरेंट, है ना? बिल्कुल। अच्छा ये इट वाज नॉट दैट कि मैंने बुक लिखी और फिर उसको यूज़ किया अपने ऊपर, बट व्हाट आई वेंट थ्रू द मोशंस, आई रोट इट डाउन टू डॉक्यूमेंट इट एंड टू गिव इट टू अदर पीपल कि हम ना ट्रायल एंड एरर से बच्चे बड़े करते हैं Very true. और हर जनरेशन यही कर रही सही है, बात। सब वही करें, एक गलती होगी फिर सीखेंगे। तो व्हाई नॉट जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर, सारी गलतियां एक जगह रख दें। हाँ। क्योंकि होता क्या है कि देखिए वेस्टर्न बुक्स, दे आर ब्रिलियंट, अमेजिंग वेस्टर्न yeah, बुक्स अवेलेबल, लेकिन ईस्टर्न चैलेंजेस डिफरेंट है। तो हमें अगर वो चीज़ें नहीं पता होती, हम उस तरह नहीं कर पाते। और जब हम टोटली लोगों की ओपिनियंस पे डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली पे, बड़ों पे, या जो भी एडवाइस दे रहा होता है, तो हम उसमें भी बहुत गलतियाँ कर देते हैं। बिकॉज वो जो ना ओल्ड मदर्स टेल सिर्फ ऐसे ही बता दिया और फिर आपने कर दिया और फिर वो इट वाज नॉट यूजफुल और मे बी इट वाज। अच्छा, फिर वो बड़ा मुश्किल भी होता है मना करना और ये कहना कि ये मैं नहीं, अम्मी मैं ये नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ आपने सीखी ओवर दीज ईयर्स एज अ बिजनेस वूमन और अ मॉम हो एज अ बिजनेस वूमन जो आप लोगों को सिखाना चाहें? कोई ऐसा कोई टेक अवे था इतने सारे सालों का, इतने सारे सालों के काम का, जो शायद पहले उस बात का इतना उस तरह एहसास नहीं होता था, लेकिन अब माशाल्लाह आफ्टर क्लाइंबिंग अ लॉट ऑफ वो जो कहते हैं लैडर की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको अब एहसास होता है कि ये तो हर एक को आना चाहिए? अच्छा, 2 चीज़ें हैं। आई फील जैसे आप अभी कह रही हैं, तो जो मेंटल इमोशनल आपकी अपनी इंटरनल स्टेट है ना, वो एक माइंडफुल लेवल पे होनी चाहिए। और मेजॉरिटी हम सब की नहीं होती। अगर हम जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बहुत सारी हमारी कंडीशंस ऑफ बर्थ होती हैं, हम बहुत सी चीज़ें लेके बड़े होते हैं। अगर हम ये समझेंगे कि हम अपने बच्चों में अब किसी में भी ये इनकलकेट कर सकते हैं कि वो बिल्कुल एरर फ्री बड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे जो चैलेंजेस है वो तो शायद मैं अपने बच्चे में अवॉइड कर लूँगी कि मुझे ऐसा लगा था उस वक्त, तो मैं अपने बच्चे के साथ ना करूँ, बट उसके अपने चैलेंजेस डेवलप हो जाएंगे। सो जस्ट बी ओपन एंड माइंडफुल। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की। मैंने हर चीज़ में देखा है कि अगर आप कम्युनिकेशन आपकी है ना, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर चैलेंजेस, इफ़ यू कैन कम्युनिकेट योर हैप्पीनेस, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अपने बच्चों को भी आप बताएं तो गिल्ट फ्री बात बता सकें, या अगर आप अपनी हैप्पीनेस शेयर करें तो विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम देम, यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ। आप वो स्पेस ले सकें फैमिली में कि सिर्फ हस्बैंड इज़ नॉट इन द स्पॉटलाइट, या सिर्फ बच्चे ही नहीं स्पॉटलाइट है, यू आल्सो मैटर। तो जो कम्युनिकेशन में सरवत एक और बात बताती हूँ, जैसे अब अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मी एंड चिल्ड्रन गॉट होम ऑन द सेम एट द सेम टाइम, क्योंकि आई ऑल्सो पिक एंड ड्रॉप देम, तो आई पिक देम फ्रॉम स्कूल। अब हम सब घर एंटर हुए तो देयर वाज नथिंग टू ईट, और मैं किचन के लिए मैंने खाना पकाने के लिए कोई नहीं रखा हुआ। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी या होता ना, मैंने कहा भाई खाने में कुछ नहीं है, मैं भी अभी आई हूँ, हम बहुत थके हुए, तो ईदर ऑर्डर लेट्स ईट एग्स। तो बच्चे तो दे गॉट एक्साइटेड कि चले ऑर्डर करते हैं। व्हेन यू इंक्लूड देम एंड व्हेन यू कम्युनिकेट देम, जैसे कोई बच्चा कहता है मॉम आई एम टायर्ड, मैं कहती हूँ आई एम ऑल्सो टायर्ड, एम आई क्राइंग? नो, तो चलो उठो और कुछ खाते हैं। अच्छा, तो बच्चे आपके बनाए हुए अंडे भी खुशी खुशी खा लेंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड दैट मॉम वाज आल्सो वर्किंग। तो आप जो हेल्दी बाउंड्रीज की बात करी थी, ये शायद आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आया होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम आती है। आई थिंक इट्स लाइक अ हैबिट। जब आप ये डेवलप कर लेते हैं तो इंटीमेट रिलेशंस से लेके एक्वेंटेंसेस तक हर जगह पे आपको काम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा मशवरा जो ख़वातीन जो हाउसवाइफ्स हैं
और मैं हाउस वाइफ तो नहीं कहूँगी, हु हैव चोजन टू स्टे एट होम एंड मेक द होम अ ब्यूटिफुल होम, उनको कोई ऐसा एज अ बिजनेस वूमन कोई मशवरा देना चाहेंगी? क्योंकि हमारा बड़ा एक हो गया ना कि हम हाउस वाइफ कहलाना भी पसंद नहीं करते और होम मेकर हमें ऐसा लगता है कि ये कोई अच्छा टाइटल नहीं है। बिल्कुल, तो डू यू वांट टू से एनीथिंग टू देम स्पेशली? अच्छा, आई थिंक होता ही है कि जब आप हाउसवाइफ कह के ये फील करते हैं कि वर्थलेस फील करते हैं, वो जजमेंट आपके अपने अंदर होती है। क्योंकि आप दूसरे को वर्थलेस फील कर रहे हैं, तो अगर आपको वो टाइटल मिलता है या अगर मुझे जॉब छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा किसी भी रीज़न से, तो मुझे लगता है कि मैं वर्थलेस हो जाऊंगी। तो इट्स नॉट दैट। अगर आप इवन आप हाउसवाइफ, तो हम ये कहते हैं ना कि वो घर खाना भी बना रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं चीज़ें, लेकिन इवन इफ़ यू आर मैनेजिंग सर्वेंट्स, दैट इज़ अ जॉब, इट रिक्वायर्स सो मच स्किल। और मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता। अब बच्चे रेस करना आसान नहीं है, बच्चे रेस करना इट्स अ साइंस, आई वुड से, यू नो, मियाओं के मूड स्विंग्स झेलना, फैमिली को टाइम पे इसका नाश्ता, इसका खाना, इसका परहेज का खाना, इट्स नॉट इजी। या इट्स अ साइंस एंड आर्ट दैट यू आर एक्सरसाइजिंग एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। और फिर आपको लगता है कि मैं कोई काम बहुत अच्छा करती हूँ और इट इज़ सेलिब्रेटेड एंड इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो व्हाई बिल्कुल नॉट, बनिए। उस चीज़ को आप स्केल करिए और उसको लेकर जाइए लोगों के पास और उसको शो कीजिए। कोई लास्ट कमेंट फॉर वुमेन हु आर वर्किंग एंड एस्पायरिंग टू यू नो ज़्यादा सक्सेसफुल होने का, उनका कोई टिप, कोई मशवरा टू जस्ट कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन? अच्छा, मैंने जो फील किया है, बहुत सारी ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इवन जॉब कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। देयर यू नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने इनोवेटिव क्रिएटिव ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो जो गिल्ट है ना, वो उनको रोकता है फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। तो आई थिंक तो एक जैसे बाउंड्रीज़ की बात है ना, वैसे यू नो यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर एक दिन घर में खाना नहीं बना, खाना बाहर से ऑर्डर हो गया, किसी की शादी में आप नहीं जा सके, कोई चीज़ मिस हो गई, तो फॉरगिव योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप शादी में नहीं गए तो आप उनके घर जाके उनको मुबारकबाद दे दें, आप किसी की बर्थडे में नहीं जा सके, आप उनको गिफ्ट कोरियर कर दें, तो वो इट विल मेक अप फॉर इट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फाइंड सॉल्यूशंस। उससे आप एक माइंडफुल, एक रिलैक्स इंसान जितना अच्छा आगे बढ़ सकता है और अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है, वो एक स्ट्रेसफुल इंसान नहीं ले सकता। और एक और बात सरवत, हमारा इतना बड़ा शहर है, तो अगर आप डिफेंस में रहते हैं और नॉर्थ कराची में शादी होती है तो इट्स लाइक गोइंग टू द अदर टाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी ना थोड़ी सी लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए कि अगर कोई वर्किंग है या उसके बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो नहीं आ सक रहा या जेन्युइन रीज़न से नहीं आ सकता, तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच आपके वक्त का और इतनी मज़ेदार गुफ्तगू का। आई एम श्योर कि जो बच्चों की माएँ हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन साबित होंगी, बल्कि होती होंगी। जब लोगों को पता चलता है कि मैरिड है, हस्बैंड भी साथ है विद किड्स, तो ये बच्चे हमारे पाँव की बेड़ियाँ नहीं होते, विद टाइम ही हमारी ताकत बन जाता है ना। आई एग्री। तो थैंक यू फॉर योर टाइम सरवत, और हो सकता है हम किसी और टॉपिक के लिए आपको दोबारा इंगेज करें फॉर अ कॉन्वर्सेशन। तो जी जनाब, सुना आपने, अगर आप घर में बैठ के घर संभाल रही हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। हमसे पूछें जो कि काम करने के बाद घर आते हैं। और अच्छा, एक और बात, हम ना सारे मर्द भी एक सवाल पूछते हैं जब औरत से, जब वो घर आते हैं तो कहते हैं तुमने सारा दिन किया क्या। किसी दिन अपने हस्बैंड को किचन में खड़ा कीजिएगा और बोलिएगा आज मैं बाहर हूँ, सारा दिन तुम काम करोगे, फिर मैं घर आके पूछूंगी अब तक घर गंदा पड़ा है, तुमने किया क्या। भाई बहुत काम करती हैं आप, सलाम है आपको। और अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं तो और फिर घर पे भी काम कर रहे हैं तो दैट इज़ अ डबल जिम्मेदारी, जो कि बहुत सारी ख़वातीन हमारी कर रही हैं। तो नेवर फील गिल्टी अबाउट अगर कोई कहीं से डस्टिंग रह गई है, पंखा साफ़ करने से रह गया है, या बच्चे के मार्क्स थोड़े से कम आ गए क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाई। इट्स ओके, देयर ऑलवेज बी अ न्यू डे। कल फिर आएगी, उसको ठीक कर लीजिएगा, कल पंखा साफ़ हो जाएगा, परसों लॉन्ड्री सारी फोल्ड हो जाएगी। इसी नोट पे मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जो खुशबुएँ आ रही हैं पुलाव की, हम जाके देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा और फिर खाएंगे भी उसको। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ, जो मैं कहती हूँ हमेशा, अपनी फेवरेट जगह, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ खुशबू आती है, बाद में मुझे खाने को भी मिलता है सब कुछ। तो जनाब साइमा, आपकी ये देगी बिरयानी कहाँ तक पहुँची?
देखिए बिरयानी जो है आखिरी मराइल पे आके ख़त्म हो चुकी है, नहीं, लेकिन वो अब खत्म हम से इसको मुराद है सर्व आखिरी करें। मरहला भी खत्म हो गया। बिल्कुल इसको नहीं, हाँ आखिरी मरहला भी ख़त्म हो गया और अब हम इसको डिश आउट करेंगे आप लोग सबके सामने, और आप टेस्ट कर कर बताएंगी कि ये कैसा बना। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आज जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, आपने बैकएक के लिए जो टॉपिक रखा हुआ था वो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग बैकएक का शिकार है किसी न किसी तरीके। उन्होंने बताया ना कि वर्ल्ड वाइड 80 से 70 से 80% लोगों को बैकएक होता है। हाँ, तो अच्छा, जिसको मैंने ये नहीं हो रहा conversation में- शायद वो या तो बहुत वो हीट है या एबनॉर्मल है, वो एबनॉर्मल तो है, ये बैकएक कहना जिंदगी चाहिए। में कभी ना कभी आपको ज़रूर आप एक्सपीरियंस करना है। और माविश बाज़ दफ़ा ये चीज़ें इतनी बर्स्ट हो जाती हैं, क्रॉनिक हो जाती हैं, जिसे कहना चाहिए कि आप कई अरसे तक कुछ भी करा लें, वो ऐसा लगता है कि मतलब चिपका हुआ ही है। जितनी आप पेन की रिलीफ वाली दवाई ही से ट्रीट करते हैं ज़्यादा, या फिजियो वगैरह से, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने अपने ऊपर, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे तक बैकएक को गो थ्रू किया है इससे मैं, और अभी भी मुझे काफ़ी दफ़ा कोई हैवी चीज़ मैं अगर लिफ्ट कर लूँ या कभी किसी गलत पोस्चर में सो जाऊं तो मुझे होता है, या बहुत ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिससे कोई भी मसल आपका इधर मुझे उधर हो बताया गया। आपने कोई रूट कॉज आपने जानी आज तक? इतने दर्द आप बता रहे हैं माविश, आपको हो रहे हैं। एक क्या है तो root cause मसल मेरे वीक हैं, ठीक है, और इसके अलावा डॉक्टर ने हमेशा से, डॉक्टर ज़्यादातर आपको पता ही एडवाइस करते हैं वेट लॉस करें, तो एक जेनेटिकली भी थोड़ा आया है, मेरी मदर की साइड से वेट लॉस मैंने किया ही है ऑलरेडी, फ़र्क पड़ा, लेकिन वो चीज़ अपनी जगह है, और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरा ख्याल है दिन भर अगर आप काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस आउट होके काम कर रहे हैं, रात में जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितना बुरा दर्द था जो मैं पूरे दिन बर्दाश्त कर रही थी। ये बात है। और दूसरा ये कि बैकएक जो है उसके लिए, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को सुधारा कैसे। डॉक्टर्स की तो एडवाइस जो भी थी, कंसल्टेशन भी मैंने अच्छे डॉक्टर्स के साथ करवाई। उन्होंने मुझे कहा, कुछ मेरे MRI और CT स्कैन्स वगैरह उन्होंने कराए थे, तो जो स्पाइनल कॉर्ड में गैप्स आते हैं विद एज, वो सब कुछ तो अपनी जगह है ही, और ओस्टियोप्रोसिस वाली भी जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो सब तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने कहा तुम सिर्फ अपना पोस्चर ठीक रखो। और वाकई में मैंने उसके बाद कोशिश की कि मैं हर चीज़ में अपना सिर्फ स्लाउच ना हो जाऊं, इधर भी बैठी हूँ, खड़ी हुई भी हूँ, हर चीज़ में मुझे ना इस एंगल पे अपना मोबाइल रख के देखना है, TV मेरे आई के उससे हो जाए। सबसे बुरी चीज़ जो ख़वातीन करती हैं, एक तो वही जो आपने बताया, खड़े खड़े झुक गई, उस चीज़ को अवॉइड करें। और हम जो उचक के ना मसाले निकाल रहे हैं, कोई कपड़ा खींच रहे हैं, नहीं, उचक के ज़रूर मसाले निकालें। अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज में होती है ना, तो आप कितना भी उचकें, कितना भी पिचकें, आपकी बॉडी सही रहती है। जब आपकी बॉडी इतनी स्टिफ है, आप हिल नहीं रहे, आप वॉक नहीं कर रहे, आप स्ट्रेचेस नहीं कर रहे, तो आप जब एकदम से यूँ कुछ निकालेंगे तो झटका आएगा। बिल्कुल झटका तो ये तो है कि आप, अभी हमने बल्कि डॉक्टर साहब के साथ ये बात की कि पोस्चर, बहुत डाइट एंड ज़रूरी है, एक्सरसाइज, बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड आधे मसलों का हल है वो। और हमारे बच्चों के तमाम सबके पोस्चर्स इतने ख़राब हुए हैं। आप नहीं निकालेंगी, मैं अभी मतलब आप बातें निकालती करती हूँ। रहेंगी, खुशबू इतनी आ मैं रही है। कोशिश कर रही थी आपकी जो है ना ध्यान नहीं, डाइवर्ट, प्रोग्राम एंड भी करना है ना हमें। मुझे प्लीज़ ये बढ़ा दें चम्मच। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो इसकी आप देख हालात सकते हैं जनाब, जो हाँ। पुलाव के हालात हैं। नाजरीन आप देख सकते अब हैं हमें पुलाव के इसको हालात को क्या हुआ। पुलाव बिल्कुल सही हालत में आ चुका हाँ, है। मैंने वही बताया कि पुलाव जो है उसके हालात देखें कितने खुशबू भी ज़बरदस्त बहुत हो गए अच्छी हैं। आ रही है, रंग काफ़ी अच्छा मज़ेदार है, और जो इसमें वो एक शाइन आ रही है, ऑयल भी, आई थिंक इट वाज द परफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑयल। माविश, ये जो शाइन है ना, सॉरी, जो कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है वो हमारे गरम मसाले के कलर और से, टमाटर? और थोड़ा सा जो प्याज है वो पकता है ना, तो वो भी ज़रा डार्क जी, जी, बिल्कुल, हो जाता है, बिल्कुल। तो उससे भी और ये आपने फर्क बहुत आता अच्छा है। किया है कि प्रॉपर्ली फ्राइड चिकन है। प्रॉपरली फ्राइड चिकन है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैंने अलग से इसका स्टॉक नहीं बनाया, हाँ, तो वो अक्सर तो टाइम लोग सेविंग पोटला भी है। बनाते हैं ना। जी जी, वो आप ये देखें, ये पुलाव जो है टाइम सेविंग भी है। ये 1 घंटे में अगर आपके चावल भीगे हुए हैं और साथ साथ आप अपनी मुर्गी और इन पे प्रोसेस कर रहे हैं, तो विद इन एन आवर ये रेडी हो जाएगा। तो क्विक भी है, आपको बहुत सारे मराहिल से भी नहीं गुजरने की ज़रूरत, और बेहतरीन सा आप घर पे बैठ के देगी पुलाव एंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त। समावेश, आप मुझे क्या चाहिए प्लीज़ बताइए। थोड़ा सा वहाँ पे मैंने काट के रखी हैं चीज़ें, वो बढ़ा दें, तो फिर हम इसको
ये चाहिए जी ये दे दें। हमेशा आप इसको जी। कवर कर दीजिए। अच्छा मुझे सबसे अच्छी लग रही है आज इसकी क्वांटिटी, आप मुझे तो एक हम चम्मच सब बढ़ाएंगे, जो है वो सादा चम्मच यहाँ से पेट भर दे। के खा सकेंगे। आप लोग सोचते हैं इसका तो भूखे नदीदे लोग हैं जो शो कर रहे हैं। कौन सा चमचा चाहिए? स्पून दे दें जो खाने वाला है। खाने वाला स्पून चाहिए? ये वॉश्ड है? कहाँ रखेंगे? मैं ज़रा इसको? डिश को साफ करूँगी। इस स्पून वक्त से? मेरे पास कोई चीज़ है नहीं। अच्छा इस अखबार वक्त दूँ थोड़ा सा? अखबार नहीं दें नाविश, वो ज़रा सा गीला भी ज़्यादा है और उसकी इंक मुझे ये है कि इस वक्त इतना सन्नाटा छाया हुआ है। नाविश कुछ तो बात करें आप प्लीज़, कुछ तो बैकग्राउंड में बात कर। ज़रूरी। मैं खुशबू से वो हो गई, खुशबू। इतनी मशहूर कौन खुशबू थी? आप हिप्नोटाइज तो नहीं हो गई कहीं थोड़ी देर के लिए? हाँ, मैं एक चॉकलेट ये खाने से हो रखिएगा। जाती हूँ और बहुत अच्छा खाना सूंघ अगर आप बाकी सोच रहे हैं भूखे नदीदे लोग इस शो को कंडक्ट करते हैं तो मैं सॉरी, मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी। साइमा की कुकिंग हमारे घर में बड़ी पसंद की जाती है, हम ऑर्डर भी करते हैं। इनका एक ब्रांड है, इनका एक लेबल है उस वहाँ से। और आप सोचिए जिनकी हम कभी कभी ऑर्डर करके खाया करते तो उनके साथ मैं शो कर रही हूँ, तो क्या मजे हैं। दोबारा तालियां आपके लिए। साइमा की खुश हो जाती है इनको मैं। अच्छा छोटी छोटी खुशी। हाँ, मैंने जो है वो कभी सोचा भी नहीं था कि रोज़ रोज़ साइमा पकाएंगी और मैं खाऊंगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, और बाकी महाविश ओवर टू यू। अच्छा हमारा बताएं। नहीं भाई, साइमा की रेसिपीज़ के नीचे ज़रूर कमेंट किया करें और उनसे प्लीज़ फरमाइश करें, वरना मैं अलग से महाविश आपको पता है। और आपको कुछ भी नया कुछ चाह रहे हैं आप सीखना, तो आप वहाँ पे कमेंट करें कि साइमा ये सिखा दें वो सिखा दें, क्योंकि भला हमारा ही हो जाता है उससे, क्योंकि साइमा वो बनाती हैं फिर हम सब मज़े लेके खाते हैं। इसी थॉट पे मैं इस प्रोग्राम को समअप कर रही हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और गज़ा में जो बर्बरियत बरपा है उसमें ज़रूर दुआ में याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा वीडियो देख लेते हैं जो जहन से चिपक जाता है और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे होते। कल मैंने 2-3 ऐसे वीडियोस देखे जो ऑल्दो मैं अवॉइड कर रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस ना देखूँ, लेकिन कल कुछ ऐसे वीडियोस थे दैट हैव नॉट लेफ्ट मी एट। वो मुझे वो मंज़र नहीं भूल रहा। मैं अभी जिक्र नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत ही तकलीफ़देह था, लेकिन आप प्लीज़ दुआओं में याद रखें उन सबको भी। और कल फिर मिलेंगे सुबह सेम टाइम सेम चैनल। आप जो है वो ऐसा पुलाव बनाइएगा, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।